मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डायरेक्शन, जिसमें मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को गाइड सुपरवाइज करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मैं दीपाली खरे और आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम जानेंगे निर्देशन, जिसमें हम कुछ दिशा निर्देश के माध्यम से जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये है डायरेक्टिंग, ये 7th चैप्टर है क्लास 12th का, और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, नियुक्तिकरण कर रहे थे लोगों की, वो कर रहे थे। अब जो कार्य शुरू होगा, जो हम कार्यों को दिशा देंगे, वो इस माध्यम से शुरू करेंगे, जिसको हम निर्देशन के नाम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निर्देशन का अर्थ समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है, कि हमारा निर्देशन से क्या तात्पर्य है। तो निर्देशन का अर्थ निर्देश देने से है, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हो, एग्जीक्यूट करवाना है, काम एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं। तथा व्यक्तियों के कार्य में मार्गदर्शन करने से है, ठीक है, एक दिशा हम दे रहे हैं कार्यों को, लोगों को अब हम दिशा दे रहे हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ऑर्गेनाइज किया था, नियुक्तियां की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, आदेश देके कार्य को पूरा करवाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो संगठन के प्रबंधन के संदर्भ में निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने। तो अगर हम किसी मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों को ऑर्डर दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। मार्गदर्शन, आप एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, दिशा दिखा रहे हो। मार्गदर्शन मतलब जैसे हम जीपीएस में दिशा देखते हैं किसी भी रूट तक पहुंचने की, तो ये भी यहाँ मैनेजर्स द्वारा दिशा दिखाई जा रही है एम्प्लॉइज को, संस्था के लोगों को, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों की तरफ बढ़े। परामर्श इसमें इंक्लूड है, इसमें हम सजेशंस बोलते हैं, परामर्श को सजेशंस बोलेंगे कि जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं काम करते हुए, तो हम परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। अभिप्रेरित, इसको मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है, कि समय समय पे मोटिवेट करना भी कार्य होता है एक मैनेजर का अपने एम्प्लॉइज को। तथा कुशल नेतृत्व, मतलब अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी मैनेजर जो दूसरों को गाइड कर रहा है उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो हमने ये प्रोसेस माना है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन दे रहे हैं। कुशल नेतृत्व मतलब लीडरशिप के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य संगठनों के उद्देश्यों की पूर्ति करना। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं कि हमने क्रिया ही जो संगठन के उद्देश्य हैं, जब हमने प्लानिंग से शुरू किया था तब भी हमने कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया था, तो अब उन उद्देश्यों की तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, एक रूट हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब रास्ते पर लाने वाला, इसको हम एक और नाम से अगर देखें तो क्या हम समझेंगे कि रास्ते पे लाने वाला। तो निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक वरिष्ठ अपने अधीनस्थ, मतलब जो सुपीरियर है वो अपने इंफीरियर, क्योंकि एक हम अगर स्कॉलर चेन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अपर मैनेजमेंट है, मिडिल है, लोअर है, तो ऑर्डर्स कहाँ है, ऊपर से आते हैं। तो जो ऑर्डर्स जा रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, वरिष्ठ से अपने अधीनस्थ को उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करने और नेतृत्व करने के लिए निर्देश, ठीक है। तो जो भी उद्देश्य है, संस्था के जो भी उद्देश्य हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ वो गाइड कर रहा है, समय समय पे मोटिवेशन दे रहा है। नेतृत्व मतलब लीडरशिप के जरिए, कि लीडरशिप की क्वालिटीज उसमें है, उसके जरिए क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश को हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसी तरह के। मार्गदर्शन दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, और परामर्श, सजेशन प्रदान करता है। तो यही है कि दिशा पिलाना, रास्ता बताने वाले। जैसे मैंने बताया जीपीएस होता है, हमें कहीं किसी रूट पे जाना है तो हम जीपीएस फॉलो करते हैं, आसानी से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह डायरेक्टिंग भी वो जीपीएस की तरह है, जिसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं तो उसके जरिए हमें निर्देश मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेंगे, और कुछ ना कुछ परामर्श ये प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्टिंग का मीनिंग। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब निर्देशन की विशेषताएं, कुछ इसकी स्पेशलिटीज हैं, वो देख लेते हैं हम। तो ये कार्यवाही को आरंभ करता है। अभी तक हमने प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में और स्टाफिंग में क्या किया था, लोगों का, कार्यों का नियोजन किया था, योजनाएं बनाई थी, लेकिन अब जो कार्य प्रारंभ होगा, आरंभ कहाँ से हो रहा है, डायरेक्टिंग से। तो चलिए देख लेते हैं। निर्देशन लक्ष्य प्राप्ति के लिए पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षण या फ्रेमवर्क के माध्यम से कार्रवाई आरंभ करता है, ठीक है। तो हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देश, पर्यवेक्षण या प्रेरणा, ठीक है, अभी जिसको हम मोटिवेशन बोलते हैं, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कार्यवाही का प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब कार्यों को अब क्या कर रहे हैं, दिशा निर्देशों के अनुसार अब स्टेप अहेड ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट सीढ़ी चढ़ रहे हैं कार्यों को, लोगों को दिशा दिखाने के माध्यम से, ठीक है। फिर
सर्वव्यापी, ठीक है, मतलब ये हर जगह लगता है, जो एक जगह नहीं है, हर कोई, चाहे वो निचला हो, चाहे कोई छोटा यूनिट हो या बड़ा लार्ज यूनिट है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो निर्देशन प्रत्येक के संगठन में तथा प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर होता है, चाहे वो अपर मैनेजमेंट हो, लोअर हो, या अपर, लोअर या मिडिल हो, हर जगह इसकी आवश्यकता होगी और हर संस्थान में होगी। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है तो वहां आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमें अब क्या है, संस्था के उद्देश्य हर संगठन में होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जरिए उसको प्राप्त करना है, तो इसकी आवश्यकता हर संगठन में होगी। ठीक है, सततः प्रक्रिया, ठीक है, तो निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है और यह संगठन के पूरे जीवन काल में चलती रहती है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सततः मतलब ये कोई काम ऐसा नहीं है कि एक बार करके आप इसको विराम लगा देंगे, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि चल, जैसे हमारी डेली रूटीन के वर्क होते हैं, हमारी लाइफ चलती रहती है, तो वही डायरेक्टिंग भी है कि हमने अगर प्लानिंग से स्टार्ट किया है तो उसको हम रेगुलर फॉर्म में कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, फिर है नीचे की ओर प्रवाह, तो निर्देशन वरिष्ठ से अधीनस्थ की ओर, नीचे की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑर्डर्स कैसे जाते हैं, डाउन, नीचे की ओर, ऊपर से आते हैं ऑर्डर्स, और उत्तरदायित्व कैसे जाता है, अपर, ऊपर की ओर जाता है। तो हमेशा वरिष्ठ से अधीनस्थ, मतलब इंफीरियर जो है सुपीरियर से इंफीरियर की ओर जाएगा। ठीक है, बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉयज को ही ऑर्डर देगा, तो उसमें लीडरशिप, कुछ ना कुछ सजेशंस देना, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है इसका इंपॉर्टेंस, निर्देशन का, डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये कार्यवाही को आरंभ करता है, जैसे बताया कि अभी तक तो हमने लोगों का नियोजन किया था, कार्यों का किया था, है ना, नियोजन बना के ऑर्गेनाइजेशन किया था, और फिर उसमें सही व्यक्ति के लिए सही पद का चुनाव किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कार्यवाही को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, आरंभ कर रहे हैं। तो निर्देशन वांछित उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में कार्यवाही आरंभ करने में मदद करता है। ठीक है, जो भी संस्था के वांछित उद्देश्य हैं, जो भी आपने प्रॉफिट कमाना है, किसी संस्था का कुछ होती है, सोशल सर्विस दे रही, तो उसके लिए भी आपको, कोई भी हो, चाहे एनजीओ, चाहे छोटी संस्था हो या बड़ा, हर किसी के लिए आपको निर्देशन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो कार्य हम प्रारंभ कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर है प्रयासों को एकत्रित करना। ठीक है, हम जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं उसको स्टिमुलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको इकट्ठा कर रहे हैं कि हम संस्था के गोल्स अचीव कर सके। तो यह संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों का समूह प्रयास के रूप में एकत्रित करता है। मतलब संघ के हम तभी हम मानते हैं कि हम किसी भी लक्ष्य को संघ के तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम टीम वर्क में अपने पर्सनल एफर्ट्स डालेंगे। अगर पर्सनल एफर्ट्स होंगे तो हम संघ के, ऑर्गेनाइजेशन के भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो उनको इकट्ठा करना, ठीक है, हर व्यक्ति अपना प्रयास कुछ ना कुछ जोड़ रहा है जो संगठन के उद्देश्य हैं। तो जो पर्सनल तौर पे अगर जो अपने एफर्ट्स हैं, टीम वर्क पूरा कर रहा है या टीम की भावना से कर रहा है, तो वो अपने संगठनात्मक जो उद्देश्य है उनको भी पूरे करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। फिर है नेतृत्व और प्रेरणा प्रदान करना। ठीक है, लीडरशिप और मोटिवेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। तो निर्देशन कर्मचारियों को उनकी पूर्ण क्षमता का एहसास कराने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, फुल कैपेसिटी, पूर्ण क्षमता मतलब कि जो भी कैपेसिटी है कि आप अपना पूरा आउटपुट कार्य के प्रति लगाएं। ठीक है, जितनी भी फुल कैपेसिटी है या जो भी आउटपुट है आपका, वो अपना बेस्ट दें, मतलब बेस्ट एफर्ट्स लगाएं संस्था के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने में, और प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो एक इफेक्टिव लीडरशिप की भी क्वालिटी आती है। प्रभावी नेतृत्व मतलब ये मैनेजर का काम होता है कि वो कैसे लीड कर रहा है अपनी टीम को, अपने लोगों को कैसे लीड कर रहा है संस्था के उद्देश्यों के लिए। तो मोटिवेशन, अगर वो कभी हतोत्साहित हो रहे हैं तो प्रोत्साहित करना उनको। ठीक है, मोटिवेशन देना कि नहीं, आपने आज इतना आउटपुट अचीव किया, आप आगे भी चल के संस्था के या टारगेट बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो ये चीज हम इसमें दे रहे हैं। उनकी पूर्ण क्षमता, फुल कैपेसिटी का जो यूज करता है वो एक मैनेजर करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है परिवर्तन लाना, तो इसको हम बोलते हैं चेंजेस। ठीक है, चेंजेस जो होते हैं, ओपन टू चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, तो निर्देशन उचित संचार, प्रेरणा और नेतृत्व के माध्यम से संगठन में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो अब क्या है, लोग क्या है, अक्सर एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस से, या कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ या किसी भी प्रकार का चेंज है तो उससे घबराते हैं। तो निर्देशन अगर अच्छा है, आपकी लीडरशिप अच्छी है, आप अच्छे मोटिवेट कर पा रहे हैं लोगों को, या आप काम करवा कर, क्योंकि निर्देशन में काम करवाना, अभी तक तो हमने प्लानिंग कर ली थी एक मैनेजर में, लेकिन कार्य की कार्यवाही अब प्रारंभ हो रही है, तो कार्य हमें करवाना है। तो ये क्या कर रहा है, उचित संचार कर रहा है,
प्रेरणा मतलब अभी मोटिवेशन दे रहा है, नेतृत्व के माध्यम से हम संगठन में परिवर्तन ला सकते हैं कि एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छी उसमें मैनेजमेंट में अच्छा वर्क भी उभर के आता है। तो ये मैनेजर्स का काम है कि वो जितने भी चेंजेस हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें कि वो घबराए नहीं, उसको एक पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़े। ठीक है, स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, एक तरह की स्थिरता है जो वो बना के रखना है। प्रभावी निर्देशन के माध्यम से संगठन में संतुलन, संतुलन मतलब बैलेंस बना के, और स्थिरता मतलब स्ट्रिक्टनेस बनी रहती है कि कोई चीज अगर फॉल नहीं हो रही है जगह पे, तो ये मैनेजर्स हैं कि उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके वो जो चीजें हैं या लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सुन के उसको दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो इसमें स्थिरता बनी रहती है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है निर्देशन के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो सबसे पहला इसमें अधिकतम व्यक्तिगत योगदान, मतलब पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होना चाहिए। तो प्रभावी निर्देशन के माध्यम से प्रबंधक को कर्मचारी को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद करनी चाहिए कि वो उनको इस तरीके से गाइड या मोटिवेट करे मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय को कि उनकी जो फुल कैपेसिटी, जैसे बहुत सारी स्किल्स होती हैं, स्पेशलाइजेशन होती है किसी भी एक एम्प्लॉय के अंदर, तो वो पूरी तरीके से उसको उभार सकें, वो काम में हम पूरी तरीके से वो आउटपुट अचीव कर सकें। तो इस तरह की उनको मदद करना है और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिकतम योगदान देना चाहिए। तो अगर हम पर पर्सन एफर्ट्स होंगे, पर पर्सन एफर्ट्स मतलब अगर एक टीम के अंदर 10 लोग हैं और हर कोई अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे तो हम अपने डायरेक्ट रूप से हम क्या संस्था के उद्देश्यों को भी अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जो भी टारगेट है, जो भी आपको आउटकम है, वो हमें संस्था के उद्देश्यों के रूप में ही मिलेगा। तो यहाँ पर पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन का ये सिद्धांत लगता है कि अगर कोई नहीं भी ला पा रहा तो ये मैनेजर का काम है कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगवा के उससे कार्य करवाएं। फिर है उद्देश्यों में सामंजस्य। ठीक है, तो प्रभावी निर्देशन के माध्यम से प्रबंधकों को कर्मचारियों के उद्देश्य और संगठनात्मक उद्देश्यों के बीच सामंजस्य प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम निर्देशन दे रहा है कोई भी मैनेजर, एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें अच्छी है, सजेशंस, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, हर चीज कर सकता है। तो उसके माध्यम से कोई भी प्रबंधक मतलब कोई भी मैनेजर अपने कर्मचारियों के उद्देश्यों और संगठनात्मक मतलब उनके पर्सनल जो यहाँ पर पर्सन कंट्रीब्यूशन की बात की थी हमने सिद्धांत में, इसमें हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं और पर पर्सन मतलब आपने टीम में व्यक्ति के रूप में जो आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके ट्रेट्स हैं या पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि हम विकास, अगर विकास की ओर देखें तो ये विकास भी हमारे उसमें लेता है व्यक्तित्व में। अगर हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है तो कोई भी चैलेंजेस से हमें घबराना नहीं चाहिए। तो ये अगर आप पर पर्सन ऑब्जेक्टिव और संस्था के ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं तो हम क्या है इसमें बैलेंस बना के चल रहे हैं। ठीक है, इसमें संस्था के ऑब्जेक्ट में और जो पर पर्सन कंट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्ट है उसमें हम एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। फिर है थर्ड, आदेश की एकता। तो प्रभावी निर्देशन के लिए कर्मचारियों को एक वरिष्ठ से निर्देश और दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहिए। एक प्रभावी निर्देशन हमेशा ऑर्डर्स ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, बॉस से उनके एम्प्लॉयज की तरफ जाते हैं, तो तभी जब वो फॉलो हो रहे हैं, जब वो फॉलो होंगे तब जब, और उसमें जो भी कमियां आ रही हैं या जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसके, तो वो पूरा कर सकता है एक मैनेजर ही, कि अगर उसको ऑर्डर समझ में नहीं आया या क्या काम करना है तो उसके लिए दिशा निर्देश, ऑर्डर के साथ दिशा निर्देश भी आ रहे हैं। तो कर्मचारियों को एक वरिष्ठ से निर्देश और दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं कर्मचारी की किस दिशा में काम करना है, क्या आउटकम्स होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हर चीज पे चर्चा होती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस से ऑर्डर रिसीव करता है तो उस दौरान क्या, अगर वो हम क्यों नहीं देते, वो आदेश की एकता उसी में बनी रहती है कि अगर वो अलग अलग से करेगा तो उस दौरान बहुत कंफ्यूजन हो सकते हैं उसको। तो इसीलिए उसको बनाए रखने के लिए तो दिशा निर्देश भी वही बॉस देगा अपने एम्प्लॉय को जिससे उसने ऑर्डर दिया, जिसको उसने ऑर्डर दिया है, और वो उसी के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है। तो निर्देशन के लिए कर्मचारियों को एक वरिष्ठ से निर्देश और दिशा निर्देश प्राप्त करने चाहिए। वरिष्ठ से मतलब अपने सुपीरियर से प्राप्त करेगा कौन, एम्प्लॉय। ठीक है, फिर है निर्देशन तकनीकी की उपयुक्तता। तकनीक की उपयुक्तता, तो एक प्रबंधक को प्रभावी निर्देशन के लिए स्थिति के अनुसार विभिन्न निर्देशन उपकरणों का चयन करना चाहिए। ठीक है,
तो जो भी सुटेबल हो रहा, बेस्ट टेक्नोलॉजी, जो यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तकनीक की, कि एक मैनेजर को जो लग रहा है जो सबसे बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी होगी, उसके सूट करेगी संस्था को, लोगों को समझ में आएगी, उसका ही उसको उपयोग करना है। तो प्रभावी निर्देशन के लिए स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि जो भी स्थिति है, अगर आपका एम्प्लॉय यूजर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है तो आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, प्रशिक्षण दिलवाइए। या अगर तो वही लीडरशिप में है कि जिस उपकरण का, जैसे कई लोग वर्ड नहीं जानते या जो नहीं जानते, तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो उसका हमको चयन करना चाहिए। फिर है प्रबंधकीय संचार। तो प्रभावी निर्देशन के लिए संचार अधीनस्थ की आवश्यकता के अधीन होना चाहिए। संचार जो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो क्या है, एक इफेक्टिव डायरेक्शन तब काम करेगा जब संचार कम्युनिकेशन जो है अधीनस्थ की, मतलब जो आपका को एम्प्लॉय है उसकी आवश्यकता के अधीन, कि वो, उसको हिचक नहीं होनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई समस्या आ रही है तो वो अपने बॉस से कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। तो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में स्ट्रांग होना चाहिए। संचार मतलब क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो हम क्या है, संस्था के जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है। फिर है अनौपचारिक संगठन का उपयोग। ठीक है, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, जहां पे स्वतः ही रिलेशन अपने आप डेवलप हो जाते हैं लोगों को, तो ये उसको अनौपचारिक बोलते हैं। ठीक है। प्रभावी निर्देशन के लिए प्रबंधकों को अधीनस्थों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए अनौपचारिक संगठन का उपयोग करना चाहिए। इनफॉर्मल, जहां पे हम अपने एम्प्लॉयज फ्रेंड को एक वर्क प्लेस पे जानते हैं काम करते हुए, और अपना एक रिलेशन डेवलप होता है कि हम उनको पर्सनल जानते हैं, तो हम जरूरी नहीं कि हमेशा फॉर्मल उसमें रहे, टायर में रहे। इनफॉर्मल जैसे लंच ब्रेक्स हैं, ये हैं, तो हम ये सब डिस्कशंस भी कर सकते हैं एक बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ, जिसमें पर्सनल तरीके से वो जान सके। तो एक पर्सनल रिलेशनशिप अगर डेवलप हो रहा है तो वो भी औपचारिक तौर पे प्रभावी होगा। जो संस्था के उद्देश्य उसमें काम, जैसे अगर कभी फ्री ब्रेक्स हैं या जनरली टी टाइम है, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है अपने एम्प्लॉय से बता सकते हैं, या एक अच्छा रिलेशनशिप होगा तो वो आपके औपचारिक जो संगठन के गोल हैं या उद्देश्य, उनमें भी आपको प्रभावी रूप से दिखेगा। फिर है अनुसरण करें। ठीक है, तो अनुसरण में प्रभावी निर्देशन के लिए प्रबंधक को कर्मचारी के प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको समीक्षा करनी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, परफॉर्मेंस का आउटकम रिजल्ट क्या था, और अगर अच्छा है तो आप उनको बोनस दीजिए, इनिशिएटिव करिए या प्राइज दीजिए, सर्टिफिकेशन दीजिए। तो यही सब आता है कि अगर उसने टारगेट अचीव किया है आपके एम्प्लॉय ने आपके निर्देशन के अंदर, तो हम उसको इस तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये अलग तरह के इंसेंटिव्स, बोनस हो सकते हैं, जिससे हम कर्मचारी को प्रेरणा, अभिप्रेरणा, सारी चीजें प्रदान कर सकते हैं। प्रेरणा और मतलब मॉनेटरी भी होते हैं ये, और नॉन मॉनेटरी भी होते हैं, वित्तीय और गैर वित्तीय भी होते हैं। तो इस तरह के इंसेंटिव से अगर हम उनका परफॉर्मेंस तौल रहे हैं तो ये संस्था के आउटकम या ऑब्जेक्ट के लिए बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बिना डायरेक्शन के एम्प्लॉयज के गोल्स डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं और संस्था के ऑब्जेक्ट्स अचीव करने पे मुश्किल हो जा सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा क्यूकी एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।